हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें करंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वक्फ बोर्ड। अब हम बात करते हैं आखिर ये टॉपिक चर्चा में है क्यों। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार ने दावा किया कि इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, विवादों में कमी आएगी और वक्फ अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग रुकेगा, काम में दक्षता और पारदर्शिता आएगी। विपक्ष का आरोप है कि कानून संविधान के खिलाफ है। तो जो ये न्यूज़ है, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर ने कवर की। तो अब हम बात करते हैं आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ एक अरबी का शब्द है। इसका मतलब खुदा के नाम पर दी जाने वाली वस्तु या संपत्ति, यानी कि भगवान के नाम पर कुछ दान दे दिया या फिर कोई ऐसी संपत्ति दे दी। इसे परोपकार के उद्देश्य से दान किया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी चल और अचल संपत्ति को वक्फ कर सकता है। अगर कोई भी संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो दोबारा उसे गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि पहली बार वक्फ एक्ट कब बना। देश में पहला वक्फ एक्ट 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन भी किया गया था। इसका मकसद वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई। साल 2013 में संशोधन किया गया और सेक्शन 40 जोड़ी गई थी। जरा हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड के इतिहास की भी। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है। आज़ादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी। 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार रूप में काम करती है। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई थी। देश में वक्फ प्रबंधन के प्रशासनिक निकाय हैं, जरा उन पे भी नजर डालते हैं। देश में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 के अधीन किया जाता है। इसके तहत 3 प्रमुख प्रशासनिक निकाय हैं। पहला है केंद्रीय वक्फ परिषद। ये परिषद सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को नीति पर सलाह देती है, यानी कि सलाहकार संस्था है, मगर वक्फ संपत्तियों को सीधे नियंत्रित नहीं करती। यानी कि सलाहकारी तो है लेकिन नियंत्रणकारी नहीं है। राज्य वक्फ बोर्ड, हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। देश भर में अभी कुल 32 वक्फ बोर्ड है। हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा वक्फ बोर्ड ही करता है, यानी कि ये प्रबंधन और सुरक्षा करता है। वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण एक विशेष न्यायिक निकाय है। ये वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर सुनवाई करता है। वक्फ की संपत्ति। देश भर में सबसे अधिक जमीन भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के पास है। संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर आता है। उसके पास 8 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। बोर्ड की अनुमानित संपत्ति 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थी। ज्ञानवापी, शाही मस्जिद और राजभवन भी वक्फ की संपत्ति में शामिल हैं। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्ति की बात की जाए तो 1,22,318 है। पश्चिम बंगाल में 80,480, फिर पंजाब में 70,994 एंड तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 है। तो सबसे ज़्यादा जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो है उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं संपत्तियों के रखरखाव की। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करते हैं। देश भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड है। हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है। यूपी और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड भी हैं। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई होती है। ये संपत्ति को अर्जित करने और प्रबंधन का काम देखता है। वक्फ संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही पट्टे पर दिया जा सकता है। वक्फ बोर्ड में कौन कौन शामिल होता है, जरा इस पर भी बात करते हैं। अभी तक वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा प्रदेश सरकार के सदस्य, मुस्लिम सांसद, विधायक, बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली होते थे। तो वक्फ बोर्ड है, उसके दावों से जुड़े कुछ विवाद भी हैं। जैसे कि पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिक्षा विभाग की भूमि पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया था। तमिलनाडु के
थिरुचेंथुरई गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि ये संपत्ति वक्फ की है। इस वजह से एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन नहीं बेच पाया। अगस्त 2024 में बिहार के गोविंदपुर गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। इसका असर 7 परिवारों पर पड़ा। मामला पटना हाई कोर्ट में अभी विचाराधीन है। केरल के एर्नाकुलम जिले में लगभग 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में भी अपील की थी। वक्फ बोर्ड ने इनकी पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोक रखा है। कर्नाटक के विजयपुरा में राज्य वक्फ बोर्ड ने 15,000 एकड़ जमीन को वक्फ घोषित कर दिया था और किसान इसका विरोध करने में जुटे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आखिर इसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित बनाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना इसका मेन मकसद है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। इससे वक्फ संपत्तियों का रेगुलेशन और प्रबंधन करने में आसानी होगी। पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य है। अधिनियम का नाम बदलने जैसे बदलाव करके वक्फ बोर्डों की कार्यकुशलता को बेहतर करना इसका एक और उद्देश्य है। और वक्फ की परिभाषाओं को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में तकनीकी का दखल करना, क्योंकि आजकल जैसे जैसे डिजिटल युग चल रहा है और AI वगैरह यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इसमें तकनीकों का यूज करना चाहते हैं ताकि और भी अच्छे तरीके से कार्यकुशलता से काम किए जा सके। सरकार का मानना है कि मौजूदा वक्फ कानून ने कई तरह के विवादों को जन्म दिया है। वक्फ के एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत से विवाद उपजते हैं। बेट द्वारका के द्वीपों पर दावों को अदालतों ने भी उलझन भरा माना। सरकार का तर्क है कि वक्फ अधिनियम 1995 और 2013 में इसमें किया गया संशोधन अब प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदलती है, तो बदलाव होने चाहिए। इससे कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। अब हम बात करते हैं समस्याओं की। वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा, कुप्रबंधन और स्वामित्व विवाद, संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी इसकी कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय को शिकायतें भी देखने को मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को किसी की मतलब पुश्तैनी संपत्ति को भी अगर वक्फ घोषित करता है तो फिर ना वो बेची जा सकती है ना लीज पे ली जा सकती है, तो कई लोगों को फिर उससे प्रॉब्लम होती है। बाद में जाकर के वो उस चीज़ पर मुकदमा दायर कर लेते हैं। कोई न्यायिक निगरानी भी इस पर नहीं है। अभी तक वक्फ न्यायाधिकरणों के निर्णयों को हाई कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इससे वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होती थी। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी किया। इस वजह से सामुदायिक तनाव भी पैदा हुआ। वक्फ अधिनियम की धारा 40 का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया गया। इसके तहत निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जाता है। इससे मुकदमेबाजी में भी वृद्धि हुई है और संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए जाते हैं कई बार, क्योंकि जो वक्फ अधिनियम है केवल एक धर्म पर लागू होता है, किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में वक्फ बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अब कितना होगा गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, तो जरा उस पर भी बात करते हैं। राज्य वक्फ बोर्ड 11 सदस्यों में से 2 पदेन सदस्यों को छोड़ करके गैर मुस्लिम हो सकते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद यानी कि 22 सदस्यों में से 2 यानी कि पदेन सदस्यों को छोड़ करके गैर मुस्लिम हो सकते हैं और बोर्ड के निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। गैर मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक और तकनीकी विशेषज्ञता दे सकते हैं। इससे वक्फ बोर्ड की दक्षता और शासन में भी सुधार होगा, क्योंकि अगर उसी धर्म के लोग अपने निर्णय उसके हिसाब से लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उसमें पक्षपात और भेदभाव वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसीलिए अगर गैर सदस्य होंगे तो उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत कार्यकुशलता बढ़ सकती है, अगर वो सलाहकार के तरीके से उसमें काम करे तो। 5,973 सरकारी संपत्तियां वक्फ घोषित। सितंबर 2024 तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 5,973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इनमें 108 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय के नियंत्रण में हैं। 130 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में हैं और सार्वजनिक डोमेन में 123 संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं जरा सेक्शन 40 जो कि इतने विवाद में रहता है। वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी है। इसके तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की ताकत मिलती है। अगर बोर्ड का मानना हो कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो खुद से जांच कर सकती है और वक्फ होने का दावा भी पेश कर सकती है। अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वो अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करवा सकता है।
अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई है तो हमेशा के लिए वो वक्फ रहती है, ना वो बेची जा सकती है, ना वो लीज पर दी जा सकती है। इस वजह से कई विवाद भी सामने आते हैं और नए कानून में इस सेक्शन को हटा दिया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों का तर्क है कि मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी पर हमला है, जो कि हमें आर्टिकल 25 से 28 में मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने के उद्देश्य से विधेयक लाया जा रहा है। विपक्षी दलों का ये भी तर्क है कि कानून संविधान के खिलाफ है, तानाशाही तरीके से लाया गया है और संयुक्त संसदीय कमेटी में शामिल विपक्ष के सदस्यों से संशोधनों को शामिल में नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सरकार के साथ अन्य कौन कौन से दल इस विधेयक को लाने में शामिल हैं। वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू, टीडीपी, जेडीएस, हम, लोजपा, शिवसेना, रालोद और जनसेना का भी साथ मिला था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में बदलाव की जरूरत क्यों है और है क्या ये? अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रस्ताव रखा गया। वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियां वक्फ नहीं होंगी। विवादों का समाधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं होंगी। वक्फ का सर्वेक्षण आयुक्त और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनों के अनुसार काम करने का अधिकार भी होगा। अब हम बात करते हैं केंद्रीय वक्फ परिषद होती क्या है और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। 2 गैर मुस्लिम होंगे, सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। 2 महिला सदस्यों का होना भी जरूरी है। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि होने चाहिए, इस्लामी कानून के विद्वान होने चाहिए और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड में राज्य सरकार 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्त करेगा और सिया, सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमानों, बोहरा और आगा खानी समुदाय से एक एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना भी जरूरी है, जिससे कि महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगा। वक्फ न्यायाधिकरण, अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाया गया है। इसमें जिला न्यायालय के न्यायाधीश और एक संयुक्त सचिव जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा वो भी शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में अपील कर सकते हैं। केंद्र सरकार की भी कुछ शक्तियां इससे रिलेटेड है, जैसे कि राज्य सरकारें कभी भी वक्फ खातों का ऑडिट कर सकती है। केंद्र सरकार को वक्फ पंजीकरण, खातों और लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है। सिया वक्फ 15% से अधिक होने पर सिया और सुन्नी के अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे, जैसे कि बिहार में भी देखने को मिला। बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है। तो मुझे लगता है कि आप वक्फ बोर्ड समझ गए होंगे, इससे संबंधित प्रशासनिक निकाय समझ गए होंगे, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल हो सकते हैं ये भी समझ गए होंगे और संबंधित विवाद और विपक्ष का क्या तर्क है वो भी समझ गए होंगे और कैसे करके इसमें संशोधन हुए हैं और कब कब संशोधन हुए हैं ये भी समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस अपडेट एंड PDF भी मिलती रहे। थैंक्स टू वॉचिंग।